रोहन और रिया क्रूज शिप पर ध्रुव की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से पूरी क्रूज शिप एक बड़े से झटके के साथ हिल गई। ये झटका नीलगिरी के शिप के नीचे से तेजी से गुजरने की वजह से लगा था। ये क्या था? शिप के अंदर बैठी रिया हैरान होकर बोली। मैं जाकर देखता हूं, रोहन सीरियस होकर बोला और फिर शिप के डेक पर जाकर आसपास का माहौल ऑब्जर्व करने लगा। तभी रोहन को शिप से थोड़ी दूर कुछ नजर आया। हालांकि उसकी आंखें जो देख रही थी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। एक जलपरी? रोहन ने समुद्र के ऊपर तैर रही नीलगिरी को देखकर कहा। तभी रिया, किंजल और ध्रुव भी वहां आ गए। क्या हुआ, कुछ पता चला? रिया ने रोहन से पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन जरा सामने देखकर बताना। तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूं? रोहन ने नीलगिरी की ओर इशारा करके कहा, क्योंकि वो क्लियर करना चाहता था कि कहीं उसकी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा। फिर रिया ने जब नीलगिरी को देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। क्या ये सच में एक जलपरी ही है? रिया हैरान और कंफ्यूज होकर बोली। जलपरी? कहाँ? मुझे भी देखना है। ध्रुव ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, जिस पर रिया ने दूर पानी में तैर रही नीलगिरी की ओर इशारा कर दिया। वाओ, ये तो सच में जलपरी ही है। लेकिन जलपरियां तो प्यारी होती हैं, ये इतनी खतरनाक क्यों लग रही है? ध्रुव कंफ्यूज होकर बोला। उधर किंजल भी उस जलपरी को देखकर हैरान रह गई और बोली, ये सिर्फ खतरनाक दिख ही नहीं रही है, बल्कि खतरनाक तरीके से हमें घूर भी रही है। तुम सबको नहीं, सिर्फ मुझे घूर रही है, रोहन ने ऑब्जर्व करते हुए कहा। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि ये जलपरी उसके लिए ही यहां आई है। फिर वो ये सोचने लगा कि कहीं इस जलपरी ने ही तो शिप को वो जोरदार झटका नहीं दिया, और अगर ऐसा है भी तो ये छोटी सी जलपरी इतनी बड़ी शिप को आखिर कैसे हिला सकती है, और ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने का बस एक ही तरीका था, जिसके बारे में रोहन सीरियस होकर सोच रहा था। मुझे वहां जाकर उस जलपरी से मिलना होगा, रोहन ने कहा। मिलना होगा? लेकिन क्यों? रिया ने पूछा। क्योंकि जिस तरह से वो जलपरी मुझे गुस्से से घूर रही है, लगता है उसे किसी ने मुझे मारने ही भेजा है, और वो यहां आकर तुम में से किसी को भी नुकसान पहुंचाए, उसके पहले ही मैं वहां जाकर उससे निपट लेता हूं। रोहन की ये बात सुनकर रिया सीरियस हो गई और बोली, लेकिन तुम्हारा वहां जाना सेफ होगा? मेरा मतलब, हम उस जलपरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो कौन है, कहां से आई है और क्या क्या कर सकती है? इस पर रोहन बोला, सेफ हो या ना हो, जाना तो होगा, क्योंकि अगर वो यहां आ गई तो तुम में से कोई भी सेफ नहीं रहेगा। मुझे इस जलपरी से बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। दरअसल रोहन को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो उस जलपरी की बेमिसाल नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकता है। शायद ऐसा वो अपने गले में मौजूद उस ब्लू स्टोन लॉकेट की वजह से कर पा रहा था। ये लोग फाइट शुरू भी करेंगे या बस एक दूसरे को यूं ही घूरते रहेंगे? समुद्र में कुछ दूरी पर अन्ना के साथ बोट में बैठी मायरा बेसब्र होकर बोली। वो समुद्र में बोट लेकर ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां से वो तो रोहन को आसानी से देख सकती थी, लेकिन रोहन उसे नहीं देख पा रहा था। थोड़ा सब्र करो मायरा, दोनों के बीच में टेंशन बिल्डअप होने दो, तभी लड़ाई का असली मजा आएगा, अन्ना ने मायरा से कहा। सब्र ही तो नहीं है अन्ना, मैं उस रोहन को जल्द से जल्द मरते हुए देखना चाहती हूं, मायरा ने गुस्से से रोहन को घूरते हुए कहा। उधर रोहन ने उस जलपरी के पास जाने का पूरा मन बना लिया था, इसलिए उसने क्रूज पर मौजूद एक छोटी सी नाव समुद्र में उतार दी और वो पतवार चलाते हुए उस नाव को नीलगिरी के पास ले जाने लगा। रोहन को नाव से अपने पास आता देखकर नीलगिरी के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। फिर रोहन जैसे ही नीलगिरी के सामने आया, उसने अपनी नाव रोक दी और फिर खड़ा होकर बोला, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? यह सुनकर नीलगिरी ने समुद्र की लहरों को हाथ से कुछ इशारा किया और फिर देखते ही देखते
समुद्र के पानी से एक राज सिंहासन बन गया। फिर नीलगिरी उस सिंहासन के ऊपर किसी महारानी की तरह बैठ गई और बोली, मैं नीलगिरी हूं, इस समुद्र की रानी, और यहां तुम्हें खत्म करने आई हूं। यह सुनकर रोहन बिल्कुल भी नहीं डरा और बस नीलगिरी को घूरते हुए उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। शायद वो उसकी शक्तियों को आंक रहा था। अगर तुम्हारा मकसद मुझे मारना है तो ठीक है, लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, दम है तो आजमा लो, लेकिन पीछे जो शिप है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने उस शिप में मौजूद लोगों को जरा से भी चोट पहुंचाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर रोहन नीलगिरी को गुस्से से घूरने लगा। यह सुनकर नीलगिरी ने एक नजर उस शिप की ओर देखा। वो समझ गई कि उस शिप पर मौजूद लोग रोहन के लिए खास हैं। फिर वो पानी से बने अपने सिंहासन से नीचे उतरी और रोहन की नाव के ठीक सामने आकर बोली, वैसे तो मैं उस शिप को तबाह नहीं करने वाली थी, लेकिन अब उसका वो हाल करूंगी जिसे देखकर तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। इसलिए यदि तुम उस शिप और उसमें मौजूद लोगों को बचाना चाहते हो तो मुझे रोकने में अपना पूरा जोर लगा देना, क्योंकि मुझे कमजोर और लूजर लोगों से फाइट करके अपना समय जाया करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोलकर नीलगिरी ने उस शिप को देखकर एक हल्की सी चीख मारी, जिससे उसके मुंह से निकली पावरफुल साउंड वेव्स समुद्र की लहरों को चीरती हुई किसी मिसाइल की तरह उस शिप से जा टकराई। ऐसा होते ही उस शिप को एक जोरदार झटका लगा और वो समुद्र में जोर जोर से इधर उधर डोलने लगी। ये देखकर रोहन को बड़ा गुस्सा आया और वो नाव से नीलगिरी की ओर छलांग लगाते हुए दहाड़ा, मैंने कहा उस शिप से दूर रहो। और फिर रोहन ने नीलगिरी के फेस पर एक पंच मारना चाहा, लेकिन वो ऐसा करता तभी नीलगिरी ने अपने लंबे लाल बालों का एक हिस्सा रोहन की ओर तेजी से बढ़ाया और उसके हाथों को अपने बालों से जकड़कर उसका पंच बीच हवा में ही रोक लिया। इससे रोहन नीलगिरी के बालों के सहारे बीच हवा में ही लटक गया। फिर नीलगिरी अपने बालों से पकड़े हुए रोहन को अपने नजदीक लाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारा जोश मुझे पसंद आया, लेकिन तुम्हारी ताकत उसमें कोई खास दम नहीं है। लगता है अब उस शिप को तबाह करके ही मेरे अंदर की आग शांत होगी। इतना बोलकर नीलगिरी ने रोहन को अपने बालों की सहायता से ऊपर हवा में उछालते हुए कई फीट दूर फेंक दिया। फिर वो शिप को तबाह करने के मकसद से तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। ये नीलगिरी ने रोहन को जान से क्यों नहीं मारा और वो शिप के पीछे क्यों पड़ी है? मायरा चिढ़कर बोली, नीलगिरी को कत्लेआम पसंद है और उस शिप पर उसे ज्यादा लोगों का खून चखने को मिलेगा। अन्ना ने मायरा को जवाब दिया। उधर नीलगिरी शिप तबाह करने बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से वो बीच समुद्र में रुक गई। लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं रुकी थी, बल्कि किसी ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे रोक लिया था। जब नीलगिरी पलटी तो उसने देखा कि ये रोहन था, जिसने उसकी पूंछ गुस्से से पकड़ रखी थी और उसे घूरे जा रहा था। मैंने कहा उस शिप से दूर रहो। रोहन दहाड़ा और नीलगिरी की पूंछ पकड़कर उसे शिप के ऑपोजिट डायरेक्शन में कई फीट दूर फेंक दिया। वाओ, ये हुआ ना धांसू कमबैक। वेल डन पार्टनर। शिप पर मौजूद ध्रुव खुश होकर बोला। उधर रोहन के फेंकने की वजह से नीलगिरी समुद्र की लहरों को चीरती हुई तेजी से पीछे जा रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी ताकत लगाकर खुद को और पीछे गिरने से रोक लिया और फिर वो गुस्से से आग बबूला होकर रोहन की ओर लपकी। रोहन भी पानी में तेजी से तैरता हुआ नीलगिरी की ओर दौड़ा। फिर दोनों आपस में जैसे ही टकराए, रोहन ने नीलगिरी को पंच मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी नीलगिरी के लंबे बालों ने रोहन के हाथों को जकड़ लिया। हालांकि इस बार उन्हें रोहन के पंच को रोकने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। रोहन अपना पूरा जोर लगा रहा था और हर जोर के साथ उसका पंच नीलगिरी के फेस के नजदीक आता जा रहा था। तभी नीलगिरी ने अपना मुंह खोला और वो जोर से चीखने लगी। इससे उसके मुंह से निकली स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स
सीधा रोहन के फेस से जा टकराई और उसे समुद्र में कई फीट दूर फेंक दिया। इतना ही नहीं, नीलगिरी के इस हमले से रोहन के चेहरे पर खरोंच के कई निशान भी आ गए। अब आ रहा है ना फाइट का असली मजा। बोट में बैठी मायरा रोहन को नीलगिरी के आगे कमजोर पड़ता देखकर खुश होकर बोली। वहीं नीलगिरी के इस हमले ने शिप में खड़ी रिया की टेंशन बढ़ा दी। रोहन संभल कर, तुम ये कर सकते हो, मुझे यकीन है। रिया मन ही मन बोली। उधर रोहन नीलगिरी के जोरदार हमले से पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था कि नीलगिरी ने फिर से रोहन की ओर तेजी से आते हुए एक जोरदार चीख मार दी। इससे फिर एक पावरफुल साउंड वेव जनरेट हुई और रोहन से टकराकर उसे कई फीट दूर उछाल दिया। अब रोहन के सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर खरोंच के निशान आ गए थे। बहुत हुआ, अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, रोहन गुस्से से बोला और फुल स्पीड से लहरों को चीरता हुआ नीलगिरी की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर नीलगिरी ने फिर से एक चीख मारी, लेकिन रोहन इस बार उसके इस हमले के लिए तैयार था। उसने तेजी से अपनी डायरेक्शन बदल ली और उस पावरफुल साउंड वेव्स के हमले से बच गया। यह देखकर नीलगिरी को गुस्सा आया और उसने एक के बाद एक कई और चीख मारते हुए रोहन पर निशाना लगाना चाहा, लेकिन रोहन अपनी गजब की फुर्ती और इंटेलिजेंस से हर बार नीलगिरी के इन हमलों से बचता गया। कभी वो समुद्र में डुबकी लगा देता तो कभी हवा में ऊपर उछल जाता। इन हमलों से बचता हुआ आखिर रोहन नीलगिरी के पास पहुंच ही गया और उसने अपना पूरा जोर लगाकर नीलगिरी के फेस पर एक पंच मारा। इस बार भी नीलगिरी ने अपने मजबूत बालों से रोहन के हाथों को जकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन रोहन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके बाल रोहन के पंच को होल्ड नहीं कर सके और रोहन का पंच नीलगिरी के फेस पर धड़ाम से पड़ गया। ऐसा होते ही नीलगिरी करीब 500 फीट दूर जा गिरी। रोहन के इस पंच से नीलगिरी के फेस पर एक छोटी सी खरोंच आ गई, जिसे देखकर नीलगिरी को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी फाइट लड़ी थी उसमें कोई भी उसे एक छोटी सी खरोंच तक नहीं दे पाया था। लेकिन रोहन ने ऐसा करके नीलगिरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अभी तक नीलगिरी कैजुअल होकर फाइट कर रही थी, उसने रोहन को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो सीरियस हो गई थी और अपनी फुल पावर रिलीज करते हुए रोहन की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग दहकते हुए साफ दिख रही थी। उधर रोहन भी नीलगिरी को दोबारा सबक सिखाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने फिर नीलगिरी को एक पंच मारना चाहा, लेकिन इस बार नीलगिरी ने अपने बालों की बजाय एक हाथ को आगे बढ़ाकर रोहन का ये पंच बड़ी आसानी से रोक लिया। ये देखकर रोहन ने अपने दूसरे हाथ से पंच मारना चाहा, लेकिन नीलगिरी ने उसे भी अपने दूसरे हाथ से रोक लिया। अब रोहन अपना पूरा जोर लगाकर नीलगिरी के हाथों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नीलगिरी के हाथ को 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला पा रहा था। तभी नीलगिरी ने अब तक की सबसे जोरदार चीख रोहन के मुंह पर मारी। इससे बाहर निकली साउंड वेव्स रोहन की पूरी बॉडी से टकराने लगी, लेकिन नीलगिरी ने रोहन के हाथों को अभी भी छोड़ा नहीं था। इस कारण वो दूर नहीं गिरा, जिसके चलते नीलगिरी के मुंह से लगातार निकल रही साउंड वेव्स और भी ज्यादा तेजी से उसकी बॉडी को हिट कर रही थी। कुछ मिनटों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर रोहन के शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई। उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश हो गया। ऐसा होते ही नीलगिरी ने रोहन के हाथों को छोड़ दिया और वो समुद्र में डूब गया। रोहन नहीं! रिया दुखी होकर चिल्लाई। तो अब क्या होगा आगे? क्या यही था रोहन का अंत? क्या शिप पर खड़े रिया और ध्रुव नीलगिरी के हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।